नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके है। अब ये क्या 2 दिन पहले ही बोइंग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि बोइंग के सीईओ अभी भारत के गश्त पर आने वाले थे और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं। इसी बीच हो सकता है 2 मेजर डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा है। पहला F-18 की डील होने वाली, जो कि हमारी नेवल टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा P-8I एयरक्राफ्ट की डील को लेकर हो सकता है, जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब P-8I एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास अभी 12 P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद है और इसके बाद एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसे डिले कर दिया गया है, या यूं कहें कि अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे नए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को US ऑरिजिन P-8I एयरक्राफ्ट के बदले सिलेक्ट करने का ज्यादा चांसेस रखा गया और इसी वजह से बोइंग के सीईओ अभी भारत के गश्त पर आने वाले हैं और P-8I डील को फाइनल करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ कुछ बातचीत करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जो कि P-8I एयरक्राफ्ट की फर्दर डील में बाधा डाल सकता है, क्योंकि अभी तक P-8I एयरक्राफ्ट के लिए भारत लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा का डील बोइंग के साथ कर चुका है और इसकी ऑफसेट ऑब्लिगेशन के तौर पर 30% बोइंग को भारत में इन्वेस्ट करना था, जो कि आज तक बोइंग की तरफ से पूरा नहीं किया गया और बदले में बोइंग की तरफ से भारत में P-8I एयरक्राफ्ट के लिए एक MRO फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटी को बनाने का वादा किया गया था, जिसे आज तक बोइंग की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। अब MRO फैसिलिटी होने से आगे चल के हमारे एयरक्राफ्ट को यहीं पर ही सभी प्रकार की मेजर सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जा सकता था, लेकिन अभी हमें इनको या तो सर्विस के लिए US भेजना पड़ सकता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाली है। इसके अलावा अगर भारत में इसकी एक MRO फैसिलिटी को यहाँ पे बना लिया जाता है तो आगे चल के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे देशों की तरफ से भी अभी P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के उनको भी भारत सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। पर अभी तक बोइंग की तरफ से अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन की एक छोटी सी भी रकम को यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है और शायद इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बोइंग की एडिशनल डील को यहाँ पे होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। कल या परसों मैंने आप सभी को बताया था, भारत की तरफ से अभी 1 महीने के अंदर अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन की पहली टेस्ट को कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। साथ ही अस्त्र मार्क 1 को भी MiG-29 से और तेजस से फायर करने की कोशिश किया जा रहा है और DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी इसी बीच टेस्ट करने की बात की गई है। लेकिन जब भी हम अलग अलग मिसाइल्स की बात करते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हमें अलग अलग टाइप की अटैचमेंट की जरूरत पड़ता है, जिसे नॉर्मली मिसाइल लॉन्चर कहा जाता है। और जो मिसाइल्स होते हैं उससे पहले लॉन्चर में फिक्स किया जाता है और उसके बाद लॉन्चर को एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट किया जाता है। फायरिंग के दौरान लॉन्चर फिक्स रहता है, जबकि जो मिसाइल होता है वहां से इजेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे सभी मिसाइल एक टाइप की नहीं होते और इनको कैरी करने वाले लॉन्चर भी एक जैसे नहीं होते, तो इसी वजह से अलग अलग मिसाइल के लिए हमको अलग अलग तरह की लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर मिसाइल के लिए हमको डिफरेंट टाइप की लॉन्चर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन कुछ मिसाइल्स के लिए अलग अलग टाइप की लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से एक यूनिफाइड लॉन्चर्स को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसमें हम हमारे सभी एग्जिस्टिंग और अपकमिंग मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस लॉन्चर को स्पेशली अस्त्र मिसाइल की फैमिली की मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी स्टैंडर्ड VVR मिसाइल्स होने वाले हैं और इसी वजह से अभी एक स्पेशल एयर टू एयर लॉन्चर को बनाने का फैसला किया गया, जिसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब नॉर्मली अस्त्र मार्क 1 को रे लॉन्चर से फायर किया जाता है। मतलब अगर आप इस क्लिप को गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो मिसाइल है ये लॉन्चर से स्लाइड करते हुए आगे जा रहा है। अब अगर हम अस्त्र मार्क 2 या मार्क 3 मिसाइल की बात करेंगे तो ये इजेक्टर लॉन्चर से फायर किए जाएंगे। अब हमारे पास फिलहाल के लिए अस्त्र मार्क 2 या मार्क 3 की लॉन्चिंग वीडियो नहीं है, लेकिन सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल R-77 या डब्ल्यू मिसाइल में किया जाता है या MRAM मिसाइल में किया जाता है। तो अगर आप इस क्लिप को गौर से देखेंगे तो इसमें मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की तरह स्लाइड करके लॉन्चर से आगे नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें मिसाइल को लॉन्चर से इजेक्ट किया जाता है और उसके बाद मिसाइल इग्नाइट होता है। तो अभी हमारे पास जितने भी लॉन्चर मौजूद है वो इन दोनों मैकेनिज्म को बेस करके अलग अलग हैं, लेकिन DRDO अभी जिस लॉन्चर को बनाने की कोशिश कर रही है उसमें बोथ रेल लॉन्च और इजेक्टर लॉन्च का मैकेनिज्म मौजूद होने वाला है, जिस वजह से हमें एडिशनल लॉन्चर्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है और आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई फैसिलिटी को लखनऊ में अभी सेटअप किया जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को बनाया जाएगा और इनको आगे चल के ज्यादातर एक्सपोर्ट करने का काम रखा गया, क्योंकि एनजी एक लाइटर वेरिएंट होने वाली है जिसको कोई भी मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट कैरी कर सकता है, जबकि ब्रह्मोस ए की बात करें तो इसको सिर्फ सुखोई कैरी कर पाएगा। अब प्लान के मुताबिक आगे चल के इसे तेजस में भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है और अभी पता चला है कि भारत की तरफ से भी हाई लेवल की डेलीगेशन टीम को ब्राजील भेजा जा रहा है और ब्राजील की तरफ से भी अभी पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था और वो अभी ब्रह्मोस को अपने एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। ब्राजील के पास सुखोई तो है नहीं जो कि ब्रह्मोस ए को कैरी कर पाएंगे, जिस वजह से अभी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ब्रह्मोस एनजी को खरीदते हैं तो इसे वो अपनी कोई भी मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल अतुल दिनकर ने बताया कि ब्राजील और साब की तरफ से भी डीआरडीओ के साथ बातचीत किया जा रहा था और रिसेंटली ब्राजील की तरफ से एक्वायर किए गए ग्रिपन ई फाइटर जेट में वो अभी ब्रह्मोस एनजी को इंटीग्रेट करना चाहते और इसी वजह से अभी प्रिलिमिनरी स्टडी करने के लिए इंडियन टीम को ब्राजील भेजने की बात की जा रही है। अगला अपडेट कॉर्नर शॉट राइफल्स को लेके। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि अभी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मॉडर्न कॉर्नर शॉट राइफल से इक्विप करने का फैसला किया गया था और इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लिया गया था, जो कि रेगुलर बेसिस पर एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और इसके लिए जेन टेक्नोलॉजी की जेन शूटेज कॉर्नर शॉट राइफल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी पता चला है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अभी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से 100 ऐसे राइफल को डिलीवर कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि एनर्जी की तरफ से भी इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और जेन टेक्नोलॉजी के सेल्स डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर बलजीत सिंह ने बताया कि अभी उनका प्रोडक्शन जारी और वो आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर एनर्जी की तरफ से ऑर्डर किए गए राइफल्स को भी उनको डिलीवर करने वाले हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। दरअसल ये कॉर्नर शॉट राइफल एक एक्सटेंशन की तरह होते हैं जिसमें फ्रंट पोर्शन में ग्लॉक 19 या 17 जैसे पिस्टल को फिक्स किया जाता है और ये पिस्टल ग्रिप लगभग 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा एंगल में रोटेट किया जा सकता है, जिस वजह से अगर हम किसी कॉर्नर में खड़े हैं और दीवार के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है तो हमें खुद को एक्सपोज करके उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है और हम आसानी से खुद को एक्सपोज किए बिना इस राइफल की मदद से दुश्मन को स्पॉट करके उसके ऊपर फायर कर सकते हैं। इनको स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर दुश्मन घरों में छुप जाते हैं और जब भी ऐसे कंडीशन में हमारे जवान घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां पर पहले फायरिंग करने का मौका उनको मिल जाता है। लेकिन इस राइफल की मदद से हमारे सोल्जर आसानी से दुश्मन को स्पॉट कर पाएंगे और उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।